वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं इतिहास के अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात के अति लघुत्तरीय प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। इसके निम्न उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य देखते हैं, राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय करने से कंपनी को एक निश्चित राजस्व प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, इसकी दर क्या कर दी थी इन्होंने, अनिश्चित काल के लिए स्थायी कर दी थी, जिससे कंपनी को हमेशा एक निश्चित राजस्व प्राप्त होगा, उसे बार बार परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा। ये पहला उद्देश्य था उनका। दूसरा था, राजस्व निश्चित होने से छोटे किसान और धनी भूस्वामियों द्वारा कृषि में सुधार के लिए प्रयास किया जाएगा। अंग्रेजों का एक और मानना था कि अगर राजस्व निश्चित रहेगा हमेशा के लिए, तो आज भले ही ज़्यादा राजस्व लगे, लेकिन कल जैसे जैसे कीमतें उपजों की बढ़ेगी किसानों को फायदा होगा। और अगर फायदा होगा तो वो फायदा बाद में किसान कृषि के विकास के लिए उपयोग करेंगे। तो ये दो उद्देश्य उनके थे। अगला क्वेश्चन है, इस्तिमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सारे जमींदारों की जमींदारियां क्यों छीन ली गई। आंसर देखते हैं, क्यों छीन ली गई। पहला कारण था, राजस्व की मांग अधिक थी जिसे जमींदार पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, कृषि उपज की कीमत कम थी जिससे किसानों के लिए जमींदार को राजस्व राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रहा था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। ठीक है, पहला कारण क्या, राजस्व अधिक था। दूसरा, उपजों की कीमत कम हुई थी जिसके कारण राजस्व नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे जमींदार, इसलिए उनकी जिम्मेदारियां छीन ली गई। तीसरा, दामिने कोह क्या था। आंसर है, 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने संथाल लोगों को राजमहल की पहाड़ी की तलहटी में जमीन में अनुदान देकर बसाया, जिसे दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित किया गया। दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित किया गया। यही क्या थी, राजमहल की पहाड़ी में संथालों को अंग्रेजों ने बसाया, जिस भूमि पर अनुदान देकर उस भूमि को उन्होंने दामिने कोह कहा या सीमांकित किया उस नाम से। चौथा क्वेश्चन है, कुदाल और हल के प्रतीक का उपयोग किन के लिए किया गया था। आंसर है, कुदाल का प्रयोग पहाड़िया लोगों के जीवन के लिए और हल के प्रतीक का उपयोग संथाल लोगों के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, लठियाल क्या होते थे। आंसर है, लठियाल वह व्यक्ति होता था जिसके पास लाठी या डंडा हो, यह जमींदार के अधीन होते थे। अगला क्वेश्चन है, एक्वाटिंट क्या होते थे। आंसर है, एक्वाटिंट एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। जो ताम्र पट्टी होती है उसमें अम्ल की सहायता से उसे काट कर छापा जाता है। उस तस्वीर को एक्वाटिंट या ताम्र पट्टोत्कीर्णन कहते हैं। ठीक है, या ताम्र पट्टोत्कीर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीकू का शाब्दिक अर्थ बताइए, यह किसानों में इतने अलोकप्रिय क्यों थे। आंसर देखते हैं, दीकू का शाब्दिक अर्थ परेशान करने वाले से है। इस शब्द का प्रयोग संथालों द्वारा साहूकारों के लिए किया जाता था। दीकू लोग किसानों में अलोकप्रिय थे क्योंकि वह बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज न अदा किए जाने की सूरत में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। सरल सा अर्थ है, परेशान करने वाला इसका अर्थ है। और अलोकप्रिय क्यों थे, क्योंकि ये ब्याज ज़्यादा लगा रहे थे और दूसरा जमीन पर कब्जा कर रहे थे अगर वो ब्याज के साथ रकम अदा नहीं कर पाते थे तो, इसलिए वे परेशान थे, क्योंकि अधिकांश संथाल लोगों की जमीन उन्होंने हड़पना शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। आंसर है, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में सीधू और कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, सूर्यास्त कानून क्या था, यह किस बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था। आंसर देखते हैं, सूर्यास्त कानून के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक लगान का भुगतान नहीं करता था तो जमींदार की जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। यह कानून इस्तिमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था। सूर्यास्त का सामान्य से अर्थ है, सूर्य अस्त होने से पहले लगान को पूर्णतः चुकाना होता था।
और यह नियम था इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में जोतदार अक्सर जमींदारों से अधिक शक्तिशाली होते थे, क्यों? जमींदारों के जोतदार के जमींदारों से अधिक शक्तिशाली होने के कारण। तो इसमें पहला कारण देखते हैं, जमींदार शहरी इलाकों में रहते थे जबकि जोतदार गांव में रहते थे और गरीब और ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर अपना सीधा नियंत्रण रखते थे। जो जमींदार होते थे इनका क्षेत्र काफी बड़ा होता था और ये अधिकांश कस्बे या शहरों में ही निवास करते थे, जबकि जोतदार गांव में निवास करते थे, जिसके कारण इनका जो लोगों पर है प्रभाव अधिक था, उनसे मेलजोल अधिक होने के कारण उन पर ज्यादा प्रभुत्व था, जिसके कारण ये शक्तिशाली अधिक प्रतीत होते थे। दूसरा कारण देखते हैं, जोतदार अपने पक्ष में रेत को एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। तो जोतदार जो होते थे, रेयत मीन्स किसान है ना, किसानों को एकजुट रखते थे अपने पक्ष में। क्यों? क्योंकि वो जमींदार को परेशान करना भी चाहते थे। वो क्या करते थे, राजस्व में देरी करवा देते थे उनके गुट के किसानों से, जिसके कारण जमींदार अक्सर परेशान होते रहते थे। तो इन कारणों से जोतदार जमींदारों से ग्राम में अधिक शक्तिशाली होते थे। अगला क्वेश्चन है, किसान अक्सर नए जमींदारों के बजाय पुराने जमींदारों के प्रति ज्यादा वफादार रहते थे, क्यों? आंसर है, किसान अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे तथा यह मानते थे कि पुराना जमींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा है। ठीक है, जैसे आदत हो जाती है बहुत सारों को कि पुराने जो जमींदार होते हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, विशेष अवसर पर उनको कुछ छूट दे देते हैं, तो इसके कारण क्या होते हैं, जो नया आने वाला है उसके पक्ष में माहौल नहीं बन पाता है, इसलिए वो उनको वफादार हमेशा बने रहते थे। अगला क्वेश्चन है, दामिनी कोह में संथालों के जीवन में क्या परिवर्तन आए, कोई दो परिवर्तन बताइए। पहला परिवर्तन देखते हैं, संथाल लोगों ने अपने पहले वाली खानाबदोश जिंदगी छोड़ दिया था और अब वह एक जगह बस गए थे। इससे पहले संथाल बंगाल के क्षेत्र में रहते थे और घूम घूम कर कार्य करते थे, उनका कोई स्थायी जीवन नहीं था। लेकिन अब उनको जब दामिनी कोह में बसा दिया गया तो उन्होंने ऐसी घूमती फिरती घुमक्कड़ जिंदगी को छोड़ दिया था और वो स्थायी हो गए थे। पहला परिवर्तन हो गया था इनका स्थायीपन। दूसरा है, संथाल लोग अब बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसलें करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। इससे पहले वो घुमक्कड़ थे तो स्थायी कृषि नहीं करते थे, अब कृषि करने लगे और वाणिज्य करने लगे, मीन्स बेचने के उद्देश्य से, जिससे लाभ हो सके, और उसके लिए व्यापारियों और साहूकारों से लेन देन करने लगे। ठीक है, एक तो क्या हो गए, स्थायी हो गए वो खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर, और दूसरा फसलों का उत्पादन करने लगे बाजार के लिए। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के दृष्टिकोण से दक्कन दंगा रिपोर्ट का विशेष महत्व है, क्यों? आंसर देखते हैं, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट इतिहासकारों को दक्कन में फैले दंगों का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। इस रिपोर्ट में रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान, विभिन्न क्षेत्रों की राजस्व की दरें, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया गया है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्या है, ये दंगों का अध्ययन करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब सामग्री क्या क्या है उसमें, तो अगले पॉइंट में हमने सामग्री बताई है कि इस रिपोर्ट में है रैयत वर्ग, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान है इसमें। इसके अलावा है विभिन्न क्षेत्रों की राजस्व दरें, इसमें जो हम क्या कर रहे हैं, स्रोत है। ठीक है, अध्ययन सामग्री जिसको हम बोलते हैं इतिहास की दृष्टि से, तो इन चीज़ों के कारण वो महत्वपूर्ण है। ब्याज के आंकड़े हैं, कलेक्टर की रिपोर्ट है, तो ये सब क्या है, इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हमें उसका अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है कि दंगे किस कारण हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी? आंसर है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू एक भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, क्या थी ये, भू राजस्व प्रणाली, और इस राजस्व प्रणाली के अंतर राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। रैयत के साथ
तय की जाती थी। यह राजस्व प्रणाली 1820 में बंबई दक्कन क्षेत्र में लागू की गई थी। कहीं कहीं आपको मद्रास भी मिलेगा तो वो भी सही है। दक्कन, बंबई क्षेत्र और मद्रास क्षेत्र में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट तैयार करने के क्या उद्देश्य थे? आंसर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य से पांचवी रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो कि ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ठीक है, 1800 जो कि 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी, किस संबंध, उद्देश्य क्या था? प्रमुख आंसर यही खत्म हो जाता है हमारा। कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में रिपोर्ट भेजना, कंपनी किस प्रकार कार्य कर रही है और क्या क्या कार्य कर रही है, बस यही उद्देश्य था पांचवी रिपोर्ट तैयार करने का। ठीक है, जो 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में फ्रांसिस बुकानन ने क्या महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किए? आंसर देखते हैं। जो उसने देखा वो उसने क्या लिखा है? बुकानन ने। आंसर है, राजमहल की पहाड़ी के बारे में बुकानन ने लिखा है। अब देखते हैं क्या लिखा है, क्या तथ्य प्रस्तुत किए। इस क्षेत्र का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसे क्या लगा? दृश्य अच्छा लगा। यहाँ खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में धान की फसल। ठीक है, यहाँ पर क्या है? धान की फसल पैदा हो रही है। बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियां सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिसके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। ठीक है, यहाँ तक उसने देखा है चट्टानी पहाड़ी देखिए। अब उसने क्या किया है, अगले लाइन से उसने बताया कि यहाँ पर प्रगति हो सकती है, विस्तृत और उन्नत खेती कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए यह प्रदेश उपजाऊ है ना, वहाँ खेती की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन क्षेत्र में लागू की गई रेतवाड़ी व्यवस्था के कोई दो दोष बताइए। पहला है, रेतवाड़ी व्यवस्था में निर्धारित राजस्व क्या था? अधिक था। ठीक है, राजस्व अधिक, ये क्या है? पहला दोष। दूसरा, किसानों को सूखा और अकाल के समय भी लगान देना पड़ता था, जिससे किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। वह साहूकारों से ऋण जाल में फंस जाते थे ऋण लेकर, है ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा? राजस्व अधिक था। दूसरा क्या हो गया? जो किसान थे उनको अकाल और सूखे के समय में राहत नहीं दी गई थी, मतलब उस समय भी लगान देना पड़ता था, जिससे किसान और अधिक संकट में आ जाता था। ये दो दोष थे उसके। इसके पहले जो व्यवस्था थी मुगल कालीन, उसमें अगर अकाल और सूखा पड़ता था तो उसके लिए इनको माफी दी जा सकती थी, पहले दी जाती थी, लेकिन अब इसमें ये दोष था। अगला क्वेश्चन है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे? पहला पॉइंट, क्या क्या तरीके? तो इसमें से पहला तरीका है, जमींदारों की नीलामी के समय उनके अपने ही आदमी ऊंची बोली लगाकर जमींदारी को खरीद लेते थे। बाद में वो आदमी खरीद की राशि से इनकार कर देता था। ठीक है, पहला है फर्जी बिक्री बोलते हैं इसको, है ना, कि बोली भी लगा दी, उसके बाद रकम देने से इनकार करना, तो फर्जी बोली लगवा देते थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंपनी के निर्णय के अनुसार स्त्रियों से उनकी संपत्ति को नहीं छीना जा सकता था, अतः जमींदार अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी माता अथवा परिवार के किसी अन्य महिला सदस्य के नाम पर कर देते थे, ताकि उस पर उसका नियंत्रण बना रहे। स्त्री के नाम संपत्ति स्थानांतरित कर देते, जिससे वो उनकी नहीं रहती थी और उन पर कंपनी कब्जा नहीं कर पाती थी। 2 पॉइंट हो गए, इतना पर्याप्त है। लेकिन एक पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हैं। जब कोई नया खरीदार जमींदारी खरीद लेता था तो उसके लठियाल जो होते थे मार पीट कर उसे भगा देते थे। दूसरे पॉइंट की अगर ये लिखेंगे तो छोटा पॉइंट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्कन क्षेत्र में रैयत साहूकारों से असंतुष्ट क्यों थी? रैयत साहूकारों से क्यों असंतुष्ट थी? तो आंसर देखते हैं। पहला कारण देखते हैं असंतुष्ट होने का। दक्कन क्षेत्र में साहूकार किसानों को ऋण अधिक ब्याज पर दे रहे थे। क्या था? उनकी ब्याज दर अधिक थी। दूसरा, कपास की कीमतों में गिरावट आने से साहूकार द्वारा किसानों को अग्रिम राशि प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों की वापसी मांगने का निर्णय लिया। किसानों को ऋण न मिलने के कारण उनमें रोष उत्पन्न हुआ और वे ऋणदाताओं से क्रुद्ध या असंतुष्ट हो गए। ठीक है, पहले में एक आसान सा है, अधिक ब्याज दर थी। दूसरा पॉइंट जो है, जब कपास उत्पादन भारत में बढ़ने लगा,
अमेरिकी गृह युद्ध के समय, तो इन साहूकारों ने बहुत अधिक ऋण दिया उनको अग्रिम रूप से, ताकि वो कपास उत्पादन कर सके। लेकिन इसके बाद जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, इन्होंने अपनी राशि मांगना शुरू कर दी और अग्रिम राशि जो पहले दे रहे थे वो उत्पादन के लिए, वो अब देना बंद कर दी। तो एक तो उनको राशि देने से बंद कर दिया, और दूसरा जो बकाया ऋण थे पुराने, वो क्या थे, मांगने लगे थे। और तीसरा, उस गृह युद्ध के समाप्त होने के कारण उनकी कपास बिक नहीं रही थी, तो इस कारण से वो भी चुका नहीं पा रहे थे, जिसके कारण किसान क्या हो गए, उनके ऋण मांगने के कारण उनसे क्रुद्ध हो गए। ठीक है, पहला क्रुद्ध क्यों थे, ऋणों की वापसी से और नए ऋण न देने के कारण, और एक अधिक ब्याज। अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था तथा इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में दो अंतर लिखिए। पहला अंतर देखते हैं हम इसमें। रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व राशि सीधे रेत के साथ तय की जाती थी, जबकि इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों के साथ। ठीक है, रेतवाड़ी में हमने पढ़ा है कि जो रेत होते थे किसान, उनके साथ समझौता किया जाता था। रेत खुद अपनी लगान कंपनी के पास जमा करता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त में जमींदार किसानों से इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा करता था, निश्चित तारीख को सूर्यास्त के पहले। अगला पॉइंट देखते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर स्थायी थी। दर क्या थी, स्थायी, है ना। रेतवाड़ी में क्या थी, स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। और हर 30 साल के बाद जमीन के सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तय की जाती थी, जबकि बंदोबस्त व्यवस्था में स्थायी थी। ठीक है, हमने पढ़ा है कि स्थायी बंदोबस्त में हमेशा के लिए स्थायी कर दी गई थी दर, जबकि रेतवाड़ी में हर 30 वर्ष के बाद सर्वेक्षण करने के बाद नई दर तय की जाती थी। ठीक है, तो एक क्या है, स्थायी अस्थायी का। रेतवाड़ी में अस्थायी थी दर और इस्तेमारी बंदोबस्त में स्थायी थी। और इसमें राजस्व राशि किसके साथ समझौता किया गया था, रेत के साथ, रेतवाड़ी में, और इस्तेमारी में जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन के सर्वे कार्यों से कंपनी किस प्रकार लाभान्वित हुई, कोई दो कार्य लिखिए। आंसर देखते हैं। बुकानन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर बहुमूल्य पत्थरों, लौह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट, साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया, जिससे कंपनी को उत्खनन में सहायता मिली, खनिजों के उत्खनन में। ठीक है, जो बुकानन था वो जहां भी गया, उसने उसमें वहां कौन कौन से खनिज पाए जाते थे उनके बारे में विवरण दिया। अब उन खनिजों का विवरण देने से कंपनी को क्या लाभ हुआ, तो कंपनी ने उन खनिजों का उत्खनन करवाया और उनका व्यापारिक लाभ उठाया। ठीक है, पहला लाभ कंपनी को हुआ खनिजों से। दूसरा, बुकानन ने बताया कि कौन सी भूमि में कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं जो कि अधिक लाभदायक हो। कंपनी इसी विवरण से प्रेरित होकर कृषि विकास को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो कृषि विकास में भी उसने बताया कहाँ पर कौन सी फसल हो रही है और इनके स्थान पर कौन सी फसल उत्पादित कर अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जिससे अंग्रेजों ने नई फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जैसे नील की खेती, कपास की खेती। इनका सर्वेक्षण ऐसे ही लोगों द्वारा किया गया था, जिसके बाद जैसे दक्कन क्षेत्र में कपास को बढ़ावा दिया उन्होंने, बंगाल बिहार साइड नील की खेती को बढ़ावा दिया उन्होंने, जहां जो भूमि जिस फसल के लिए अधिक लाभदायक थी वहां पर उन फसलों को उत्पादित करवाया। ठीक है, तो ये दोनों ही लाभ थे, फसल के क्षेत्र में और दूसरा खनिज के क्षेत्र में, जिससे कंपनी को लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में किसानों की ऋणग्रस्तता के कोई दो कारण। सरल आंसर है। पहला क्या है, ऋण अधिक था। ठीक है, राजस्व अधिक देना पड़ता था, जिसके कारण वो क्या हो गए, ऋणी हो गए, क्योंकि उधार लेकर देना पड़ता था बहुत बार उनको। ठीक है, जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। किसान ऋणदाता से पैसे उधार लेकर राजस्व जमा करता था। ठीक है, पहले में क्या है, राजस्व अधिक था जिसके कारण उसको ऋण लेना पड़ता था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वर्षा या अकाल के समय क्या होता था, फसल उत्पादन न होने के कारण भी उनको राजस्व जमा करना पड़ता था और खुद के लिए भी ऋण लेना पड़ता था, जिससे वो ऋणी हो गया। अगला है, जमींदारों की भू संपदा की नीलामी व्यवस्था के क्या दोष थे, लिखिए। तो इसमें दोष देखते हैं हम। पहला है, कंपनी ने नियम बना रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा, अतः जमींदार अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी माता के नाम स्थानांतरित कर देता था। पहला है, ये पहला दोष,
कंपनी अगर इस नए नियम बना लिया था तो स्त्रियों के नाम कर वो अपनी संपत्ति को बचा लेते थे। दूसरा, फर्जी बिक्री के द्वारा जमींदार के एजेंट नीलामी की प्रक्रिया में ऊंची बोली लगाकर संपत्ति को खरीद लेते थे, आगे चलकर खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर देते थे। ठीक है, तो क्या फर्जी बिक्री, ये क्या दोष था किसका, नीलामी प्रक्रिया का। एक तो फर्जी बिक्री और दूसरा एक कानून जो स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीनने की स्वतंत्रता देता था। इस प्रकार आपके लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।